अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी सैलाब पे, यानी कि वो जो तबाहकुन सैलाब आजकल आया हुआ है, इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असरात होंगे, कौन से ऐसे शोबे हैं जो कम परफॉर्म करेंगे और कौन से ऐसे शोबे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और ज़्यादा मुनाफा देंगे। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम तफसीली बात करेंगे जो फ्लड पाकिस्तान में आया हुआ है इसके ऊपर, और फ्लड की जो पुरानी हिस्ट्री है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उस वक्त क्या इम्पैक्ट आया था स्टॉक एक्सचेंज में, खास तौर पे 2010 के फ्लड का और 2022 का फ्लड जो पाकिस्तान में आया था उस वक्त क्या सूरत हाल थी स्टॉक एक्सचेंज की, उसने कैसा परफॉर्म किया था। पहले हम आपको इस पर बताएंगे, फिर इसके बाद आने वाला फ्लड जो अभी सिंध की तरफ बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका पीक आगे चला जाएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इसके असरात क्या हो सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के वो वाले सेक्टर जिनको ये भरपूर फायदा होगा इस सैलाब के आने के बाद, और वो वाले सेक्टर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी उन पे भी हम बात करेंगे, और वो सेक्टर्स भी आपको बताएंगे जिनमें स्लाइड चेंजेस आ सकते हैं या जिनमें कुछ मुनाफा हो सकता है, और कुछ वो सेक्टर्स की भी बात करेंगे जिसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो हम आपको ये तमाम चीजें बड़ी तफसील से बताएंगे, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि ये वीडियो आपकी समझ में आ सके और इस पर अमल करके आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पाकिस्तान में जो हिस्ट्री है, जो सैलाब आए हैं, ज्यादा बड़े सैलाबों की हम बात कर रहे हैं, बीच में कुछ हल्के सैलाब भी आए हैं, मगर 2010 में जो सैलाब आया था ये तकरीबन जुलाई से सितंबर 2010 के पीरियड में आया था। इसके बाद जो सैलाब आया था वो 2022 में आया था, जो तकरीबन आपका जून से लेके अगस्त तक रहा था, और इसके बाद जो अब सैलाब आ रहा है ये तकरीबन आपका अगस्त के महीने में शुरू हुआ है और ये मेरे ख्याल से सितंबर के मिड तक या इसके बाद भी जो सैलाब का तबाहकारियां हैं वो जारी रहेंगी, और ये इतने 2 महीने के लिए ये सैलाब से लोग काफी मुतासिर होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2010 में जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी स्टॉक एक्सचेंज की वो क्या रही थी। तो मैं यहां आपको तस्करा कर दूं कि इंडेक्स ने तकरीबन 3% का डिक्रीज हुआ था या 3% की करेक्शन आई थी स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि एक मुख्तसर वक्त के बाद दोबारा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी। 2-1 महीने इसमें आपको चेंज आया था या करेक्शन आई थी 3% की, और इसके बाद वो रिकवर कर गया था। अगर अब मैं 2022 के सैलाब की अगर बात करूं तो इसमें तकरीबन 5% का स्टॉक मार्केट ने करेक्शन ली थी, जो कि जुलाई से लेके अगस्त तक रही थी, और इसकी वजह से जो एक तो वजह सैलाब की भी थी और इसके साथ साथ इस वक्त आपकी कुछ सियासी सूरत हाल भी थी, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है जो इस करेक्शन में यानी कि 5% की करेक्शन में आया था। उस जमाने में जो आपके सियासी मसले चल रहे थे वो उरूज पे पहुंचे हुए थे, तो एक फैक्टर वो भी था जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में डिप आया था। तो ये फ्लड के साथ साथ ये सियासी सूरत हाल भी थी। तो इस पीरियड में आपको मैं ये भी बताना चलूं कि फूड की इन्फ्लेशन जो है वो सैलाब के बाद आती है, और आपकी इस इन्फ्लेशन की वजह से भी आपके स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ता है और आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। और इसकी एक वजह यह भी थी जो आपके 2010 और 2022 में आई थी, और 22 में एक फैक्टर और भी था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और वो था फ्यूल की प्राइसेस काफी बढ़ी थी आपके 2022 में, तो इसकी वजह से भी आपके फूड इन्फ्लेशन खासी बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस किस सेक्टर पर आपके सैलाब के असरात होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है सैलाब के बाद वो होता है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर मैं पास परफॉर्मेंस की बात करूं, जो 2010 का जो सैलाब आया था इसमें जो था, इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर की सेल्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। 2-3 महीने इसकी सेल्स खासी हद तक कम हो गई थी,
मगर इसके बाद इसकी सेल्स में ग्रोथ आनी शुरू हो गई थी। तो ये एक टेम्पररी फैक्टर होता है, 2 से 3 महीने तक आपकी सेल्स में रिडक्शन आ जाती है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट में 2022 की बात करूं तो 2022 में तो कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आया था सैलाब के बाद फर्टिलाइजर की सेल्स में, और तकरीबन फर्टिलाइजर की सेल्स उतनी रही थी जितनी नॉर्मल इस पीरियड में होती हैं। तो इसको देखते हुए अगर मैं 2025 के सैलाब पे इस सेक्टर की आपको कंक्लूजन बताऊं कि इस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो हमारी राय में इसमें बहुत स्लाइट इंपैक्ट जरूर आएगा। इसकी सेल्स यूरिया की 2025 में थोड़ी सी गिरेगी, मगर वो आपकी 3 से 4 महीने तक आपको इसकी सेल्स में रिडक्शन मिल सकती है। और इसके बाद यानी कि आपकी जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और तकरीबन दिसंबर के करीब ये आपको दोबारा इसमें आपको इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा इसकी सेल्स में। इसमें सिर्फ 3 से 4 महीने का इंपैक्ट आ सकता है जिसमें इसकी सेल रिड्यूस हो सकती है। अब हम बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर जो था, अगर हम पिछला देखें इसका 2010 और 22 का पहले जायजा लेते हैं, तो इसमें भी स्लाइटली डिक्रीज आया था सीमेंट की सेल में भी। इस पीरियड में जो पिछले मैं बात कर रहा हूं 2010 और 22 के फ्लड में, इसमें भी 3 से 4 महीने सीमेंट की सेल में भी कमी आई थी। और उसकी वजह जैसे मैं आपको बता दूं कि पानी जब इतना खड़ा रहता है तो जाहिर है आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और इस पीरियड में वैसे भी जो आपकी ये सर्दियों का पीरियड अब शुरू हो जाएगा आपके नवंबर, दिसंबर से या अक्टूबर से, तो इस पीरियड में वैसे भी कंस्ट्रक्शन कम होती है। तो इसमें भी हमें जो लगता है कि आइंदा आपके ये 3 से 4 महीने हो सकता है सीमेंट की सेल्स में भी कमी हो, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी। और ये आपकी मार्च 2026 से लेके आगे आने वाले टाइम पे इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आपको पता है कि डैम बनाने की बातें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों पे होगी, और ऐसी जो आपकी जितनी टूट फूट या घरों की सूरत हाल, जितने घर गिरे हैं वो सब दोबारा बनने शुरू होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में एक बहुत तेजी आएगी, जिसकी वजह से सीमेंट में आपको काफी बूस्ट आ सकता है, इसकी सेल काफी बढ़ जाएगी। तो इनके शेयर्स में इनकी प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रैक्टर कंपनीज जो हैं इनकी सेल में भी कमी वाकया हो सकती है। जाहिर है ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं ट्रैक्टर, तो जब आपकी जमीनों पे इतना पानी खड़ा रहेगा और जमीनों से पानी नहीं निकलेगा तो आपकी ट्रैक्टर की सेल्स भी इस पीरियड में आपको कमी होगी। और जैसे जैसे ये आप सैलाब की तबाहकारियां खत्म होती जाएंगी तो फिर आपकी ट्रैक्टर की सेल्स में कुछ इजाफा होगा। तो एक 3-4 महीने के लिए इसकी सेल्स में भी मुझे इशू लगता है कि इसकी सेल्स में भी कमी आ सकती है। और ऑलरेडी इसकी सेल में कमी है। आपने इसके जो अभी अलगाजी के रिजल्ट देखे हैं वो भी आपको बिल्कुल आया है कि इनकी सेल्स में कमी हुई है। ऐसे ही मिलर ट्रैक्टर की सेल्स में भी खासी कमी हुई है। और आगे जो अब ये वाली सूरत हाल होगी तो इसमें भी इनकी सेल्स में कमी आ सकती है। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है, जो हमें लगता है वो आपकी कार की सेल्स या ऑटो सेल्स में भी आ सकता है, मोटरसाइकिल की सेल्स में भी आ सकता है। जैसा कि आपको इल्म है, आपके जो जमींदार हजरात होते हैं जब इनकी फसलें अच्छी होती हैं तो वो अपनी उस फसलों से जो इनकम होती है उससे नई गाड़ियां खरीदते हैं, मॉडल चेंज करते हैं, छोटा काश्तकार मोटरसाइकिलें खरीदता है। ये तमाम चीजें होती हैं, मगर जब उनकी फसलें उजड़ गई सैलाब में तो उनको मजीद पैसा चाहिए अपनी नई फसलें लगाने के लिए। तो इस पीरियड में आपकी इस सेल्स में भी कमी हो सकती है। इसमें भी नंबर्स में थोड़ा सा इसमें कमी आएगी और ये भी आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ पीरियड के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक सेक्टर पे और बात करता हूं, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की सेल्स आपकी बढ़ सकती हैं। इस वक्त अद्वियात की बहुत कमी होती है और लोगों में जाहिर सैलाब की तबाहकारियों की वजह से वबाई अमराज फैल रहे होते हैं, तो आपको मेडिसिन की खासी जरूरत होती है। तो इस वक्त में आपकी फार्मा में की सेल्स में इजाफा होगा तो इसके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो एक इसके सेक्टर को मजीद फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे फूड सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है। जाहिर है इस वक्त इनके जो फूड के सेक्टर हैं तो इसमें जो चीजें हैं आपकी, जैसे इसमें आपको अगर मैं मिनरल वाटर, जूसेस,
मिल्क और ये तमाम चीजें जो हैं इनकी सेल में भी इजाफा होगा, तो इस सेक्टर को भी कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। तो मैं ओवरऑल आपको कंक्लूजन जो बताऊं कि इसके 2025 का जो फ्लड आ रहा है, इसके अभी तक कितनी इसने डैमेजेस किए हैं, इसके नंबर्स तो अभी तक नहीं आए हैं। इससे जीडीपी में कितना डेंट पड़ेगा, इसकी परसेंटेज कितनी कम होगी, ये कितना डेफिसिट इसमें आएगा, ये तमाम नंबर जब आएंगे तो उसके बाद सही पिक्चर क्लियर होगी और स्टॉक एक्सचेंज में उसके बाद इंपैक्ट भी आ सकता है। अगर आपका ग्रोथ की परसेंटेज खासी कम हो जाती है तो आपको ये इशू आपके स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करेंगे और स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी और करेक्शन भी ले सकती है। और इसके साथ साथ जो मुझे लग रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी, इसमें जो रेट की रिडक्शन की बातें हो रही थी, जो एक सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी रुक गया था, उसमें कोई रेट डिक्रीज नहीं किया गया था। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमें यही सूरत लगती है कि इस सैलाब की वजह से आपका इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, तो आपका ये या तो डिस्काउंट रेट बरकरार रहेगा, और अगर ये नंबर जो हैं आपके ये बढ़ गए नुकसान के, जो ये फिगर्स फाइनल आ जाएंगी अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक, तो फिर हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज भी आ जाए, 20-25 बेसिक पॉइंट का इंक्रीज भी आ सकता है। तो ये देखते हुए आपको इसमें बैंकों को तो ज्यादा फायदा होगा, अगर रेट नहीं भी गिरेंगे तो भी बैंकों को फायदा होगा, और अगर डिस्काउंट रेट में थोड़ा बहुत इजाफा होने की उम्मीद होगी तो अभी बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा। तो इस वक्त आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकिंग सेक्टर में आपको करनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आप सीमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, मगर सीमेंट सेक्टर के शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़े मोहतात अंदाजे से करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप फार्मा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ फूड के शेयर्स भी आपको बेनिफिट फराहम कर सकते हैं, मगर ये तमाम इन्वेस्टमेंट आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के प्रॉपर शेयर सिलेक्ट करके फिर करनी चाहिए, वरना हो सकता है आपको ये मार्केट जिस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी आ रही होगी या ये सूरत हाल होगी तो। और इसके साथ साथ मैं ये और भी बात एक तस्करा कर दूं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फ्लड टैक्स की चीज भी आ जाए और कंपनियों पर भी ये फ्लड टैक्स लग जाए। तो अगर ये फ्लड टैक्स या कोई ऐसी सूरत हाल लग गई तो आपकी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक में आ सकता है। तो इस वक्त आपको बहुत मोहतात तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं और अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल की 12 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 12,000 रुपए में देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मेंबर बने तो आपको 12,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन हासिल करनी होगी। इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक और सिलसिला भी शुरू कर रखा है कि आप हमसे कॉल पे आधे घंटे की बात कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। इसमें आप हमसे अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के बारे में नए उसमें जो भी एडिशन या डिलीशन है उसके बारे में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो भी अपनी फाइनेंशियल एडवाइस हमसे चाहते हैं वो उसमें ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ आपको 5,000 रुपए में मिल सकती हैं एक आधे घंटे की कॉल करने के बाद। तो अब हम अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से इसको ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।